मतलब यूटिलाइज नहीं कर पाया टाइम को, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन जो आते थे वो छोड़ दिया मैं। मतलब 4 डिजिट से 3 डिजिट, 3 डिजिट से 2 डिजिट, ये जो रैंक इम्प्रोवाइजेशन है कैसा लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होता ही है सर, अगर आप लगातार दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करते हैं। क्या बिगेस्ट चेंज आपने करा कि पहले होता था कि भाई 3 डिजिट में या 3 डिजिट में आपका रैंक आ रहा था, इस बार रैंक आपका काफ़ी बेटर हुआ, तो आपकी प्रिपरेशन में मेजर चेंज आपने क्या करा इस साल? नीचे है लेकिन मैंने देखा है सर उसका मेहनत, तो वो भी मैं कम नहीं आंकता किसी को अपने आप से। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज आपके और हमारे बीच है ओमकार, जो कि एनआईटी रायपुर के पास आउट है, जिनका गेट 2026 एग्जाम के अंदर 97 रैंक लगा है। लास्ट ईयर ओमकार का 1011 रैंक था, जबकि इस बार 2 डिजिट में रैंक लगा है। तो ओमकार के इस 1011 से 97 रैंक लाने तक के सफर को आज के इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम ओमकार, माइनिंग ज्ञान के स्पेशल इंटरव्यू में आपका दिल से स्वागत है। गेट माइनिंग 2026 एग्जाम में 97 रैंक हासिल करने के लिए आपके इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। एनआईटी रायपुर के लिए ये सच में गर्व का पल है। आपकी ये सक्सेस बहुत सारे एस्पिरेंट को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देने वाली। तो ओमकार, जैसा टीम ने बताया कि पहले आपका रैंक 1011 था, देन 192 हुआ और अब के 97 रैंक है। मतलब 4 डिजिट से 3 डिजिट, 3 डिजिट से 2 डिजिट, ये जो रैंक इम्प्रोवाइजेशन है कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जो कंटिन्यूअस जो हार्ड वर्क मैंने किया था थर्ड ईयर से, जो मैंने चालू किया था, ये 97 रैंक कहीं ना कहीं उसका ही परिणाम है। मतलब थर्ड ईयर से हम लोग लगातार करते आ रहे थे कंसिस्टेंटली। तो सर ये ऐसा एक दिन में नहीं निकला, मतलब एक लगातार उसका परिणाम है सर। क्या बिगेस्ट चेंज आपने करा कि पहले होता था कि भाई 3 डिजिट में या 3 डिजिट में आपका रैंक आ रहा था, इस बार रैंक आपका काफी बेटर हुआ, तो आपके प्रिपरेशन में मेजर चेंज आपने क्या करा इस साल? सर जैसे जो थर्ड ईयर में था मैं, तो उसमें 1011 रैंक था। तो सर उस टाइम तो ज़्यादा प्रिपरेशन किए नहीं थे और ज़्यादा पता भी नहीं था, तो मतलब एक महीना जियो मैकेनिक्स वगैरह पढ़ के दे दिया था हम लोग। उसके बाद फिर जो फोर्थ ईयर था वो मेरा मेन अटेम्प्ट था। तो उसमें सर बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। और हम्म। फोर्थ ईयर में जब कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहा था, और जब एग्ज़ाम में जब मैं गया तो कहीं ना कहीं मैं नर्वस हो गया था। मेरा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मुझे उतना अच्छे से मतलब यूटिलाइज नहीं कर पाया टाइम को, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन जो आते थे वो छोड़ दिया मैंने। जैसे कि सर एक पैरेलल रेजिस्टेंस ऐसा क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था। हम्म। तो सर अच्छा। वही सारे मिस्टेक्स को मैंने, अब जो हमारा मेरा अभी ये वाला अटेम्प्ट है उसमें मैंने उसको बस ठीक किया सर। बाकी तो सर ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं किया सर। क्वेश्चन सॉल्विंग पे ये ही नजर मेन आ रहा। फोकस रहा है सर इसमें जी। आप एनआईटी रायपुर ग्रेजुएट है, अभी आईएसएम धनबाद से एमटेक कर रहे हैं। तो ये जी जो एनआईटी रायपुर से आईएसएम धनबाद का जो आपका जर्नी है, वो आपके कॉन्फिडेंस या प्रिपरेशन माइंडसेट को शेप देने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर? सर आईएसएम धनबाद तो सर एक टॉप मोस्ट माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज है, और एनआईटी रायपुर भी एक टॉप मोस्ट कॉलेज रहा है। तो सर कहीं ना कहीं एनआईटी रायपुर के लिए मैंने ज़्यादा मेहनत किया। उसके बाद फिर मैं गेट के लिए तैयारी किया, फिर मैं आईएसएम में आया। तो सर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होता ही है सर, अगर आप लगातार दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो ये सर कॉन्फिडेंस बूस्टर तो है डेफिनेटली। अभी आईएसएम धनबाद में एनआईटी रायपुर के बहुत सारे बच्चे हैं, आपके बैच में ही बहुत सारे, जी सर। मतलब पोर्सन है और भी लोग हैं। जी सर। कोई 5 दोस्त आपके जिसके साथ अलग ही लगाव है, लगता है सर कि मतलब ये 5 मेरे साथ खड़े रहे ना तो लगता है कि दुनिया जीत लो? कौन कौन? सर वैसे तो बहुत सारे सर, बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे। और मतलब साथ में हम लोग तैयारी किए हैं सर, जैसे कि पोषण है, आप जानते ही हैं, और AIR 11 है। और सर और भी बहुत सारे मित्र हैं। सब थोड़ा मतलब आसपास ही रैंक है सर, 20 वाला है, कोई कोई 70 पे है, कोई सर मेरे से नीचे है, लेकिन मैंने देखा है सर उसका मेहनत, तो वो भी मैं कम नहीं आंकता किसी को अपने आप से। आप आईएसएम धनबाद से भी अपना एमटेक कर रहे हैं और ठीक ही है कि मतलब आपका रैंक ठीक ठाक था, डिसेंट रैंक था, ऑल इंडिया में हो ही जाता। खाली रहने के बजाय आपने
पोस्ट ग्रेजुएशन को बेटर समझा, बेटर अपॉर्चुनिटी समझा अपने फ्यूचर के लिए, कैसा इन्वायरमेंट है कि कल को इस बार के मान लो रैंकर एमटेक करना चाहे तो कैसा है, आईएसएम नरबान तो उनके लिए कैसा है, और वहां रह करके अगर गेट 2027 एग्जाम की कोई तैयारी करना चाहे, रैंक इम्प्रोवाइजेशन करना चाहे, तो ओवरऑल कैसा है वहाँ का माहौल? माहौल तो सर काफ़ी अच्छा है और प्रोफेसर भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। सर एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि मतलब मैं तो घर में रह के पढ़ाई किया हूँ, तो मेरा ऐसा रहा है कि मैं हॉस्टल में मतलब कभी रहा नहीं हूँ और ये फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ। मैं जब रायपुर में था तो मैं अपने घर से अप डाउन करता था। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मतलब कंटिन्यूअसली मैंने अप डाउन किया है थ्रू ट्रेन एटसेट्रा। तो सर मैं अकेले प्रिपरेशन करने का मेरा आदत बन चुका था। तो यहाँ आके थोड़ा अलग सा फील हुआ सर। यहाँ भी मैं लाइब्रेरी वगैरह कंटिन्यूअसली जाता था, तो वहाँ से मैंने प्रिपेयर किया है सर। और बाकी मतलब मेरे दोस्त लोग भी जाते थे, कुछ कुछ थे साथ में जो लोग हम्म। उनका रैंक हालांकि कम आया है, कुछ कुछ लोग का कुछ का अच्छा आया है। तो सर सब साथ में तैयारी करते थे, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलता था सर। जी। तो आपका ये जो होम टाउन जो कि रायपुर के पास में ही था, जी। 35-36 किलोमीटर जो भी है, हम्म। तो घर का कॉलेज के नज़दीक होना, फैमिली के साथ रहना, कितना आपके ओवरऑल जर्नी में हेल्प करा है या सपोर्ट करा? सर बहुत सपोर्टिव है ये तो, मतलब मैं बता नहीं सकता सर, इतना सपोर्टिव है क्योंकि घर का खाना और घर में रहना एक अलग ही लेवल का, मतलब बहुत अच्छा लगता है सर। क्योंकि अगर आप एक बार घर से बाहर निकल गए सर तो वापस आने का मौका मिलेगा भी नहीं आपको। तो मेरे को शुरू में तो लगता था कि मैं हॉस्टल में रहूं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब समझ में आया कि एक बार जब मैं निकलूंगा घर से तो वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलेगा, तो क्यों ना क्यों मैं अभी यूटिलाइज कर लूं इस मौके को। और सर घर में घर वाले ध्यान अलग रखते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा खाना पीना ये सब का ध्यान अलग रखते हैं। तो और अगर मैं कॉलेज में रहता हूँ तो उतना ध्यान नहीं रहता ये सब चीज़ का। तो सर कहीं ना कहीं सपोर्टिव तो था सर। ठीक बोल रहे हैं। पिताजी क्या करते हैं? पापा तो सर भिलाई स्टील प्लांट में वर्कर हैं, वर्कर ग्रेड पे हैं। क्या लगता और है? कहीं ना कहीं हाँ। सर मेरे को सीआईएल में आने का जो मोटिव है वो मेरे पापा से ही मिला है। जब मैंने देखा कोविड के टाइम पे सब डॉक्टर्स की तारीफ करते हैं सर कि डॉक्टर्स जा रहे हैं ड्यूटी पे ऐसा, लेकिन ये सब जो जॉब है इसको भी देखना चाहिए सर कहीं ना कहीं हम लोग को, कि ये लोग भी अपना अपना बाइक में सामने सर बीएसपी एम्प्लॉय ऐसे चिपका के जाते थे लॉकडाउन के टाइम पे। कोई रोको। और हाँ, तो ये सब देख के सही मोटिवेशन मिलता है सर कि हम लोग को भी करना चाहिए कुछ ऐसा। आप माइनिंग ज्ञान से पिछले 2 साल जुड़ रहे हैं, 24-25 दोनों के ही बैच में आप। जी सर। क्या लगता है माइनिंग ज्ञान के साथ जुड़ करके कितना आपको माइनिंग ज्ञान से सपोर्ट मिला, या कितना हेल्प आपको माइनिंग ज्ञान ने करा? सर माइनिंग ने तो काफ़ी सपोर्ट किया सर। थर्ड ईयर से मैंने चालू किया था प्रिपरेशन, और थर्ड ईयर में मैंने फर्स्ट टाइम माइनिंग जान लिया था सर। उस टाइम तो उतना अपना वो नहीं था, रुझान नहीं था गेट की तरफ, क्योंकि हमारा प्लेसमेंट भी था सामने। तो उस टाइम उतना रुझान नहीं था। उसके बाद फिर फोर्थ ईयर में सर फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन किया है हम लोग। सब मिल के कर रहे थे सर, बहुत सारे दोस्त लोग थे। और माइनिंग जान का सर डेफिनेटली रहा है कि हम लोग पूरा टेस्ट सीरीज वगैरह दिलाए हैं, प्रॉपर उसका कोर्स वगैरह किए, तो सर काफ़ी हेल्प रहा है सर। आपका लास्ट ईयर 192 रैंक था। 192 रैंक का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर कोल इंडिया का 100 पोस्ट भी आया तब भी ओमकार का सिलेक्शन हो जाएगा, जिस कैटेगरी से आता हूँ, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और फिर 192 रैंक के बेसिस पे इनको आईएसएम धनबाद में एमटेक भी मिल गया, मनचाहा ब्रांच मिल गया, सब चीज सेट था। फिर क्यों आपने और 2026 के लिए तैयारी करा? क्या है जो इतने में रुकने नहीं दिया? सर एक्चुअली जब मैं गेट का तैयारी चालू किया था, मैं शुरू से ही ठान लिया था कि मुझे कम से कम 3 अटेम्प्ट बेटर, अपना बेस्ट 3 अटेम्प्ट देने हैं। तो सर थर्ड ईयर में तो उतना अच्छा से नहीं दे पाया था, लेकिन मैंने इम्प्रूव किया हर एक साल। और फोर्थ ईयर में मैंने थर्ड ईयर की गलतियों से सीखा, और उसके बाद वाले में अपना जो 192 रैंक है उसकी गलतियों से सीखा। और सर कहीं ना कहीं लगातार इम्प्रूवमेंट के कारण ही 97 रैंक बना है। और सर एक अनिश्चितता का दौर चल रहा है सर फिलहाल, कि सीआईएल का मतलब अभी तो काफ़ी लंबा टाइम से अभी रिक्रूटमेंट चल नहीं रहा है, मतलब रुका हुआ है। तो सर इसका भी एक माहौल था। तो सर कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन नहीं होने देना था और लगातार प्रिपरेशन करना था, ये मेरा मेन एम था सर। हर दिन का मुझे 8-10 मैसेज आता ही है कि सर इस साल सीआईएल रिक्रूट करेगा कि नहीं करेगा, वैकेंसी रुक तो नहीं जाएगा। हम्म। मैं सीआईएल मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो
मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं या चाहे शॉर्ट्स के माध्यम से उन तक पहुंच पा रहे हैं, कि आप क्लियरिटी रखिए कि बच्चे आप पे भरोसा करके, आपके उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे भरोसा करके अपना पूरा कैरियर ऐसा डिसाइड करके चल रहे हैं। कई सारे ऐसे हैं जो किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, उसको छोड़ दिए हैं कि सीआईएल 1 डेढ़ साल में तो रिक्रूट कर ही लेता है। कुछ ऐसे हैं जो पीएसयू के लिए अप्लाई ही नहीं किए, एचसीएल का आया था फिर नहीं मुझे कोल इंडिया जाना है, उस वहां पे बॉन्ड है 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं अप्लाई किए। कि मान के चल रहा था कि अलग ही मोहब्बत है कोल इंडिया से, कोल इंडिया में ही जाना है। आपसे मोहब्बत करने की सजा मिल रही है बच्चों को कि कोई एमटेक करने नहीं गया, कोई अपने जॉब को छोड़ दिया, कोई दूसरे पीएसयू में अप्लाई नहीं किया। तो उस मोहब्बत का आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। अगर सेल मैनेजमेंट तक बात जा रहा है, भाई आप लेना चाहते हो अच्छी बात, नहीं भी लेना चाहते हो तो क्लियर कट बोल दीजिए कि जहां पे आप लगातार वैकेंसी निकाल रहे थे, 2021 में निकाला, 22 में निकाला, 23 में निकाला, 24 में निकाला, 25 के लिए आपने प्री नोटिफिकेशन निकाल रखा और उम्मीद बच्चे 26 के लिए भी लगा रहे हैं, 27 के लिए भी लगा रहे हैं, तो अचानक से इस तरह से आप ब्रेक लगा दें या वैकेंसी में डिले कर दें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिले कर दें, तो बच्चों का ट्रस्ट तो ब्रेक हो ही रहा है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं, आपके भरोसे बैठे हैं, घर में कोई भी रहना नहीं चाहता। घर में पढ़ाई तक रहने में बड़ा मजा आता है मम्मी पापा के हम्म। साथ। पढ़ लिख लेने के बाद घर में रहने में जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और फैमिली को फेस करने में जो समस्याएं होती है, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो सारी चीजें क्यों हो रही है? कंपिटेंट होने के बाद में भी ये सारी चीजें क्यों हो रही है? कि वो सीआईएल पे भरोसा करके चल रहे थे कि बहुत लेट हुआ तो 1 साल लेट होगा, लेकिन पूरा पूरा 2 साल बीत चुका, कोई क्लियरिटी नहीं है। 25 का डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज मैनेजमेंट से दरख्वास्त है, आप लेना चाहते हैं तब भी अच्छी बात, नहीं भी लेना चाहते तब भी अच्छी बात, एक क्लियरिटी दे दीजिए। वैसे एक क्लियरिटी इन्होंने दिया था कि बाकी सारे ब्रांच का वो रिक्रूटमेंट सीबीटी के बेसिस पे करेगा, माइनिंग वालों का गेट के थ्रू ही करेगा। ये अच्छी बात थी, लेकिन और क्लियरिटी चाहिए। इतने से काफी नहीं है। इतने से लोगों का ऐसे ट्रस्ट नहीं आ सकता कि मैं आज जो तैयारी कर रहा हूँ गेट एग्जाम का, वो मेरा कोल इंडिया तक जाने का दरवाजा खोलेगा ही। जो बाकियों का जो ट्रस्ट हिल रहा है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, उसका उपाय आपका एक वो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, जो आपको निकालना चाहिए, क्लियरिटी देना चाहिए। क्या लगता है आपको ओमकार कि जब हम एमटेक करने जाते हैं, खासकर आईएसएम धनबाद का इस मामले में बहुत ज्यादा कुख्यात है बोलो या चाहे विख्यात है बोल लो, हम्म। कि वहां के एमटेक के साथ में पढ़ाई नहीं हो पाता। पढ़ाई मतलब अल्टीमेटली एमटेक करने क्यों जाता है बच्चा? कि घर में ना बैठे एमटेक करने चले जाता है, और कुछ खास मोटो नहीं रहता है ज्यादातर का। मतलब कुछ हो सकते हैं जो एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग यही सोच के जाते हैं घर में ना बैठ करके एमटेक करो। एमटेक के साथ में कितना वो सीरियसली गेट की तैयारी कर सकता है? सर जैसे कि मेरा जैसे रैंक आ गया था 192, तो मेरा था कि मुझे घर में नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, ऐसा था मेरा। तो जैसे कि मैं यहाँ फोर्थ ईयर में आया, मतलब यहाँ फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया मैंने, तो शुरुआत में तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक कैरिकुलम है, लगातार हम लोग क्लास क्लास किए जा रहे थे, 1-2 महीने लगातार क्लास किए। उसके बाद सर अचानक से एक अपना नोटिस आता है कि क्लास करना अब से कोई मतलब कंपलसरी नहीं है, ऐसा नोटिस आ गया। आईआईटी मैंडेटरी। धनबाद फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है क्लास के लिए। तो सर ये काफ़ी मतलब हम लोग के लिए एक वरदान टाइप का साबित हुआ। उसके बाद फिर सर बैठ के फिर प्रिपरेशन चालू किए हम लोग, तो सबके सब तैयारी कर रहे थे सर, ऐसा था। क्या लगता है ये जो 70% अटेंडेंस मैंडेटरी जो था, उसको हटा देने से भी ऐसा कुछ असर पड़ा है क्या, कि भाई क्लास करते थे रैंक अब आता था, सर नहीं कर रहे हैं तो रैंक गड़बड़ा ये गया? तो मुझे नहीं पता सर। जैसे कि हम लोग एनआईटी रायपुर में थे, तो एनआईटी रायपुर के लास्ट 2 महीने में सर तो बिल्कुल प्रोफेसर बोल देते कि तुम लोग को जो करना है तुम लोग वो करो, हम लोग अटेंडेंस के लिए कोई प्रेशर नहीं डालेंगे तुम लोग के ऊपर, ऐसा बोल देते। तो तभी जाके फिर हमारा अच्छा खासा रैंक आया था सर। आपने देखा है लास्ट ईयर जैसे कि 192 रैंक था, तो उसमें सर गौरव सिंह कौशिक हमारे साथ जो पढ़ता है वो, उसका 7वां रैंक आया, पोषण का 11वां रैंक आया। ऐसे बहुत सारे लोग का 2 डिजिट रैंक आया, हमारे में बहुत सारे लोग का 3 डिजिट रैंक आया सर। कहीं ना कहीं आखिरी आखिरी मौके पे अगर आप ऐसा प्रोफेसर लोग की तरफ सपोर्ट मिलता है तो उसके कारण ही सर रैंक बनता है। अब मुझे नहीं पता सर ऐसा क्या हो गया इस बार 26 में कि जो ऊपर में सर खाली खाली टाइप का रह गया। आप देख रहे होंगे कि 45 से ऊपर, 45 to 50 में, 25 में इतना ज्यादा गैप था, मतलब इतना ज्यादा भीड़ था कि 0.33 मार्क्स पे 10-10 रैंक ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन इस बार कुछ सब के सब पूरा भीड़ नीचे चले गया इस बार। मे भी मोटिवेशन कम होगा सर कि सीआईएल का अभी तक कुछ शॉर्ट नोटिस आया नहीं है 26 के थ्रू, मे भी उसके कारण भी हो सकता है सर।
क्या लगता है आपको लास्ट ईयर कौन सा मिस्टेक आपने करा था जिसके चलते 192 रैंक था, और इस बार क्या ऐसा चीज आपने ऐड ऑन करा अपने प्रिपरेशन में? इवन आप एमटेक करते हुए आपने तैयारी करा, तो क्या ऐसा चीज है जो आपने करेक्ट करा कि करके आपका 97 रैंक आया? सर ऐसा कुछ मिस्टेक तो नहीं था। मेन था कि सर मैं जो कठिन टॉपिक्स थे उस पर ज़्यादा ध्यान दे देता था या फिर ज़्यादा समय खपत कर देता था, तो मैंने कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट को अपना सुधारा है। और एक चीज़ और है सर कि मैं वहाँ जाके थोड़ा नर्वस हो गया था। आपने जैसे कि सर मैं पिछले बार आपसे मतलब आपने एक लाइव सेशन रखा था, तो मैं उसमें पूछा भी था सर आपसे कि मेरा इतना रैंक है तो क्या मेरे से क्या गलती हो गया, क्योंकि सर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में अच्छा खासा रैंक आता था, लेकिन इसमें अचानक से नीचे गिर गया, तो सर एक डिमोटिवेशन तो होता है सर। फिर ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया सर, इस बार भी उसी प्रिपरेशन को वापस से अपना मतलब लाइन पे लाया और क्वेश्चन सॉल्व किया। ऐसा कुछ अलग से कुछ स्पेशल नहीं किया सर। कहीं ना कहीं इस बार नर्वसनेस नहीं था क्योंकि पिछले बार रैंक आ चुका है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बने सर मेरे को, मतलब इस रैंक लाने में। कई बार वो 3 घंटा एग्जाम का हमारे हाथ में नहीं होता, हम पूरा तैयारी करके तो जाते हैं, लेकिन पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है हमको कि जो आना चाहिए, जैसा एक्सपेक्टेड आउटकम निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पाता है। तो कोई नहीं, अल्टीमेटली आपका अभी रैंक बहुत अच्छा है और मोर देन इनफ है सीआईएल में पहुंचाने के लिए, आपका कैरियर बनाने के लिए। अभी ठीक है, 97 रैंक आ गया, अभी आप एमटेक कर रहे हैं। आगे का आपका क्या प्लान है कि ऑल इंडिया में आना है या हायर स्टडीज कंटिन्यू करना है, कि एमटेक के बाद पीएचडी या कॉलेज में प्रोफेसर? कौन सा आपका आगे का क्या गोल? सर अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड तो नहीं है, लेकिन मेरा तो मेन प्लान वही है सर कि जॉब के लिए जाना था, सीएल अगर मिलता तो। और अगर अच्छा अच्छा इतना अच्छा रैंक आ गया सर, तो अगर अगले साल कुछ कोई और कंपनी अच्छी कंपनी मिलती है सर, उसमें भी एक चांस मुझे मतलब जाने का मन है सर। और सर हायर स्टडीज की तरफ भी एक रुझान तो है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है सर आगे मेरा मतलब मैं जैसे जैसे एमटेक करूंगा तो उससे मुझे कैसा फीलिंग आता है उसके उस हिसाब से फिर डिसाइड करूंगा। अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है सर, क्योंकि पीएचडी सर बाहर से उसको बोलते हैं कि ब्यूटीफुल हेल, ऐसे बोलते हैं सर। तो वो एक बार घुस गए फिर क्या होगा आगे सर, आप समझ ही सकते हैं सर। आपको हम मेरे से ज्यादा पता होगा सर इस बारे में तो। तो ठीक है, थैंक यू सो मच ओमकार, अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। एट लास्ट में आपसे उन सारे एस्पिरेंट के लिए जो गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल मैसेज चाहूंगा कि क्या बातें हैं जिसका आपने ध्यान में रखा जिसके चलते आज ये 2 डिजिट में रैंक आया? प्लीज अपने वैल्यूबल फीडबैक टिप्स एस्पिरेंट के शेयर कीजिए। सर मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करके रखना है। और आखिरी के जो 2 महीने रहते हैं सर, उसमें बहुत मतलब जो पीक आवर रहता है ना सर, पीक आवर में जो प्रिपरेशन करते हैं, आखिरी के आपका लगातार मतलब बढ़ना चाहिए, लगातार आपका प्रिपरेशन इंक्रीज होना चाहिए, ना कि डिक्रीज होना चाहिए। तो सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा, और नर्वस नहीं होना है। फाइनल अपना जो मूवमेंट है, आपने अगर प्रिपरेशन किया है तो सर अच्छा ही आएगा। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट वगैरह पहले से आप ट्राई करिए, कैलकुलेटर चलाना सीखिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं सर, लेकिन बहुत मैटर कर जाती है फाइनल हमारा रैंक प्रोड्यूस करने में। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारे बीच शेयर करने के लिए। आपका पॉडकास्ट मुझे लगता है हजारों बच्चों को इंस्पिरेशन देगा, मोटिवेशन देगा। थैंक यू सो मच हमारे बीच आने के लिए।